बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ रहे थे। अब उसका चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब ये है यानी एडिशन ऑफ H2O इनटू अल्कीन। आपने बस अल्कीन के अंदर इसकी एडिशन करनी है, फिर इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और ये अल्केन बना देता है, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड चीज़ बना देता है। ये तो हाइड्रोजनेशन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें से सबसे जो बुनियादी पहला पॉइंट है वो ये है। अभी तक हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे थे कि फर्स्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपने इलेक्ट्रोफाइल को हिट करना है, फिर हम न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी जाएंगे, वो पढ़ेंगे बाद में। लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक? तो सब क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है या न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है? तो याद रखें, नेदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, कोई भी नहीं है ये, ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ना इलेक्ट्रोफिलिक, ना न्यूक्लियोफिलिक, इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं फिज़िकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन, फिज़िकल एडजॉर्प्शन फिनोमेना, एडजॉर्प्शन। ये फिज़िकल एडजॉर्प्शन फिनोमेना है, उसकी वजह से ये होता है। इसमें कोई केमिकल वो रिएक्शन नहीं होती, बस ये फिज़िकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन होता है, जो कि प्लैटिनम एक कैटलिस्ट होता है, उसके सरफेस पे होता है। अब इसमें मज़े की बात बताएं, हाइड्रोजनेशन जो है ना, हाइड्रोजनेशन ये इटसेल्फ जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इटसेल्फ जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ये नेगेटिव, यानी अगर इस तरह लिख लूँ डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें कैटलिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्वेश्चन है ना। इटसेल्फ हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खुद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर हम क्यों कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट तो हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब रिएक्शन हो नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते जो कि रिएक्शन को जल्दी कर दे। तो सेम यहाँ पे भी यही काम कर रहा है। चूँकि हम इसमें अल्कीन में H2 को ऐड करते हैं, H2 को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, H2 को ऐड करते हैं और H2 की डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 435 किलो जूल पर मोल है, इतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसके लिए हम फिर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। H2 के एनर्जी एक्टिवेशन को ये प्लैटिनम कैटलिस्ट कम कर देता है, फिर ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यस, हाइड्रोजनेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एनर्जी ऑफ H2 गैस इज़ वेरी हाई। For that purpose, to lower the activation energy of H2 gas, we provide a catalyst। तो इसलिए हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और मज़े की बात, ऐसी रिएक्शन को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें फेज़ चेंज हो। अल्कीन एक फेज़ में है, H2 गैस फेज़ में है, तो इनका फेज़ चेंज रहता है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज होता है। तो इस रिएक्शन को फिर हम कहते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट सब मैंने स्टार्ट में बता दिए, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए इसके बारे में। हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट सरफेस फिनोमेना है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक फिनोमेना नहीं है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। दूसरी बात, ये इटसेल्फ एक्सोथर्मिक है, फिर भी हम कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं उसको वजह मैंने बता दी, पूरे मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। और ये कि इसलिए कि इसका फेज़ ये चेंज है, दोनों का ये वजह है। सॉरी। अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह होता है, मैकेनिज़्म मैं समझाता हूँ, इधर देखें। चूँकि हम ये कैटलिस्ट ये प्लैटिनम यूज़ करते हैं ना, तो प्लैटिनम में दो किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। एक है पार्शली फिल्ड, और दूसरा है एम्प्टी। तो चूँकि हम अल्कीन भी ले रहे हैं और H2 भी ले रहे हैं, तो क्या होता है, प्लैटिनम के पार्शली फिल्ड में H चले जाते हैं, H, और एक इसके साथ ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, H, ये इसके साथ बॉन्ड इस तरह बनाना पार्शियल फील्ड के साथ।
यानी पाई पाई बॉन्ड बना लेते हैं, सॉरी मतलब सिंगली शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेते हैं, इधर से ये वीक होते जाते हैं, उसके साथ बॉन्ड बनाते जाते हैं, जो कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को कम कर देते हैं, इनको जुदा होने में आसानी पैदा करती है। ये पार्शियली फील्ड ऑफ प्लैटिनम। एमटी क्या करते हैं, चूँकि हमने अल्कीन लिया है, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन अल्कीन इनको दे देता है, तो ये कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वो इसको देना शुरू कर देते हैं, तो इधर अल्कीन रिएक्टिव और भी रिएक्टिव होता जाता है इसके साथ ऐड होने में, और इधर H2 को H के दरमियान इसको वीक भी करना चाहता है ये प्लैटिनम। तो इस तरह दोनों काम करते हैं, फिर ये ट्रांसफ़र होता है एक एक हाइड्रोजन इसमें, एक एक हाइड्रोजन इस तरह ये दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। ये सरफेस पे पूरा फिजिकल फिनोमेना होता है, ये सरफेस होता है प्लैटिनम का, इधर हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इस तरफ अल्कीन, फिर एक एक ये जो है हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होते जाते हैं, फिर दूसरा अल्कीन, फिर तीसरा, और फिर दूसरा हाइड्रोजन भी, इस तरह इसकी एडिशन होती है। तो ये फिजिकल फिनोमेना है, उसमें ये इस तरह होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि H2 इसमें हो जाता है पार्शली में और अल्कीन एम्प्टी में, और फिजिकल फिनोमेना इस तरह हो जाता है। इसमें एक मज़े की बात ये पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर ये पॉइंट इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है और ये है कि आपको सीन प्रोडक्ट देता है। ज़ाहिर बात है कि जब ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दरमियान ये वीक फोर्स इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है पार्शियल फील्ड के साथ, और इधर अटैच होता है अल्कीन, ये होता है, तो ये दोनों H इधर भी ऐड हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं इधर प्रोडक्ट बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये अल्कीन ये इसके साथ H हो जाए, इसके ये दोनों एक तरफ ऐड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सीन प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो इसके अंदर ये सॉरी ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। ये तो हो गई इसके जनरल, इसके अंदर जो बातें थी वो हमने कर ली हैं। इसके अंदर अब रिएक्शन की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। उसमें सबसे पहले जो मैं रिएक्शन स्टूडेंट को समझाता हूँ, तो ये सबसे पहले अपनी इसको गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल अब अच्छा ये कैटलिस्ट जो था, ये एडम एक साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसने कैटलिस्ट यूज़ किया था, इसलिए इसको कहते हैं एडम कैटलिस्ट। निकल भी यूज़ किया जाता है, प्लैटिनम भी नॉर्मल यूज़ करते हैं। फिर प्लैटिनम को चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब किया जाता है, और पैलेडियम को भी चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब किया करते हैं, निकल को चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो खैर वो अलग फिनोमेना है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक अलग चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें हो जाता है। तो एडम कैटलिस्ट ने इससे फर्स्ट टाइम उसने ये काम किया था, इसलिए फिर इसको नाम दिया एडम कैटलिस्ट। ये रिएक्शन उसने इस तरह परफॉर्म किया था। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर जो और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो ये है, ये ए रिएक्शन है, इसके अंदर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ CH3 इंटू CH3 डबल बॉन्ड CH इंटू CH3। अगर इसके हम प्लैटिनम H2 ऐड कर लें, प्रोडक्ट जो भी बनेगा उससे हमारा कोई काम नहीं, वो बन गया। इसके रिज़ल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो है हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो है -26.9 किलो जूल पर मोल। चलो यूनिट के साथ हमारा काम नहीं है, माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, माइनस की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 26 ये एनर्जी दे देता है। और ये बॉन्ड अगर आप देख लें, ये बॉन्ड क्या है, इंटरनल बॉन्ड है, इंटरनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये बात हो गई। अब इसके दूसरे को देखो, इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH2 इंटू डबल बॉन्ड C इंटू CH3 इंटू CH2 और ये CH3। इसको अगर आप देख लें, ये भी ये वो इंटरनल था और ये टर्मिनल। अब ज़ाहिर बात है टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनल डबल बॉन्ड। ये थोड़ा स्टेबल है इसलिए कि इंटरनल डबल बॉन्ड है, और ये टर्मिनल है, ये अनस्टेबल है, तो ज़्यादा एनर्जी देगा। बिल्कुल दोनों कंडीशन अप्लाई करके एनर्जी एफेक्टेशन जो हमारे पास इसकी मिलती है वो है लगभग -20.6 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ज़्यादा हुई इसलिए कि ये
टर्मिनल है, तो टर्मिनल ज़्यादा, जितना ये अल्कीन रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करेगा, जितना ये स्टेबल होगा उतना कम देगा। ये स्टेबल था क्योंकि इंटरनल था, स्टेबल था तो कम, ये टर्मिनल था तो ये एनर्जी हमें ज़्यादा देगा। इसमें नेगेटिव साइन की तरफ ना जाए, नेगेटिव साइन जस्ट वो आपको बता रहे हैं कि ये मतलब एक्सोथर्मिक है, बाकी मैग्नीट्यूड के आप फोकस करें, वो 26 है 28, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है इसलिए कि टर्मिनल है। अच्छा ये तीसरा इसके अंदर एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं, लेट्स सपोज CH3 इंटू CH3H इंटू CH डबल बॉन्ड CH2, सेम कंडीशन सेम, लेकिन जो हमें हीट मिल रही है वो है -30.0 लिख लें किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी उससे भी ज़्यादा हो गई, हालांकि दोनों टर्मिनल हैं, ये भी टर्मिनल है। अगर आप थोड़ा सा खोल के बी और सी पे फोकस कर लें, दोनों टर्मिनल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, लेकिन इसने एनर्जी और भी ज़्यादा दे दी। इसका मतलब ये होगा कि इसका अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने एनर्जी ज़्यादा दी होगी। तो ये क्यों रिएक्टिव है, इस पे फोकस करते हैं। अब इससे तो हम ये अंदाज़ा होता है कि एनर्जी इसलिए ज़्यादा दी होगी कि वो अल्कीन रिएक्टिव होगा, हालांकि दोनों टर्मिनल है, तो ये अल्कीन रिएक्टिव होगा। अब कैसे रिएक्टिव होगा, अगर आप इसमें और इसमें थोड़ा सा गौर कर लें, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच थे, और इस कार्बन के साथ दोनों कार्बन अटैच थे। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन। इधर देख ले, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन। ये फ़र्क देख लें, इन दोनों कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, इसको फोकस कर लें। इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ दोनों R ग्रुप हैं, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन सेम, इसके साथ 1 हाइड्रोजन 1 R ग्रुप है, यानी इसमें 1 R ग्रुप कम है, उसमें 1 R ग्रुप ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। यानी इसका ये मतलब है द मोर सब्सटीट्यूटेड विल बी द मोर स्टेबल। जितना सब्सटीट्यूशन उसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो कम एनर्जी देगा, तो इसलिए इसने कम एनर्जी दी थी। हालांकि दोनों टर्मिनल है, इसकी एनर्जी इसलिए कम थी कि इसमें सब्सटीट्यूशन 2 R ग्रुप मौजूद थे, 1 R ग्रुप ये है, 1 R ग्रुप ये है, और इसके अंदर 1 R ग्रुप है। देखो ये पूरा 1 R ग्रुप इसके साथ मौजूद है, बाकी इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, लेकिन 2 R ग्रुप हैं। इसके इन दोनों में फ़र्क ये है, इसमें 1 R ग्रुप ज़्यादा है, इसमें 1 R ग्रुप कम है। यहाँ पे देख लो 2 हाइड्रोजन ठीक है, यहाँ पे 2 R, यहाँ पे 1 H और 1 R है। तो R ज़्यादा होंगे तो सब्सटीट्यूशन ज़्यादा है, R कम होंगे तो सब्सटीट्यूशन कम है। इसमें सब्सटीट्यूशन कम है तो रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एनर्जी पर ये ज़्यादा देता है। तो ये तो जनरल बात है, मतलब इंटरनल से ज़्यादा देता है, हमें पता है टर्मिनल, लेकिन टर्मिनल में फिर इसने एनर्जी ज़्यादा दी, सॉरी इस वाले ने, लास्ट वन C ने, इसलिए कि वो सब्सटीट्यूटेड कम है। लेस सब्सटीट्यूटेड तो मोर रिएक्टिव, और मोर सब्सटीट्यूटेड तो लेस रिएक्टिव। इसकी समझ आ गई। अब ये तो बहुत मुश्किल है, ये मोर सब्सटीट्यूटेड तो लेस रिएक्टिव, और ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। सर जी अब हमें इस तरह तरीका बता दे, कल हमारा पेपर है तो उसके लिए कुछ आसान तरीका बता दे, आसान, जिससे बस हमें एक नज़र में सब कुछ याद हो जाए। कल पेपर ही लंबे किस्से कहानियाँ कौन याद करेगा। तो चले इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये देखें, आसान करते हैं इसको, एक ट्रेंड लिखते हैं, रिएक्टिविटी ट्रेंड, या स्टेबिलिटी भी लिख लें या रिएक्टिविटी, जो भी आपके लिए आसान हो। तो कैसे, लेट सपोज हम लिखते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, बस इस एक पॉइंट में सारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन सा हमें ज़्यादा एनर्जी देगा, कौन हीट ऑफ जनरेशन कम देगा। बस आसान करते हैं। देखें R2 इंटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड R2, दोनों इसके साथ R ग्रुप्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके साथ में सॉरी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब एक R ग्रुप को मैं रिप्लेस करता हूँ, R2C इंटू CHR, एक R ग्रुप जो H आ गया तो ये लेस स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हीट ऑफ एनर्जी कम देगा। ये थोड़ा सा अनस्टेबल है तो हीट एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर दी जाओ। ऑर्डर स्टेबिलिटी है नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर कम स्टेबल, जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी देगा,
जो जितना ज़्यादा स्टेबल है वो कम एनर्जी देगा। यहाँ पे भी ये बात हो रही थी, ये इसलिए एनर्जी ज़्यादा दे रहा था, ये इसलिए एनर्जी ज़्यादा दे रहा था कि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, स्टेबल कम था। ये लेस स्टेबल था, जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा। तो हम पढ़ चुके हैं ना, जितना स्टेबल कम होगे उतना आप एनर्जी आपसे ज़्यादा रिलीज़ होगी, और अगर आप स्टेबल हो तो एनर्जी आपसे कम रिलीज़ होगी। तो ये स्टेबल है तो इससे एनर्जी कम रिलीज़ होती है, जितना स्टेबल एनर्जी उससे कम रिलीज़ होगी, हीट ऑफ जनरेशन उससे की कम होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगर हम एक और ऐड कर लें, R2 C ट्रिपल बॉन्ड इंटू C, ये H2 ये भी हो गया। अब इसके बाद दोनों HH अटैच कर लिए हैं। इसके बाद ट्रांस और सिस की बात आ जाती है, तो हमें पता है कि ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। तो इजी कर लेते हैं बस, ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। अगर आपके पास कभी कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाएगी, एक ट्रांस दिया हो सर ने और एक सिस आपको मिला हो पेपर में, तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल तो उसकी एनर्जी कम, वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। सिस इज़ अनस्टेबल होता है तो वो ज़्यादा एनर्जी आपको देगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ तो इसके बाद RCH इंटू डबल बॉन्ड CHO, इसमें अब सिस ट्रांस की बात ख़त्म हो गई। और इसके बाद लास्ट है CH2 इंटू CH2। तो देखो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये देगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे ज़्यादा एनर्जी ये देगा। फिर ये देखिए इसमें एक R ग्रुप आ गया तो एनर्जी कम देगा। अब इसमें एग्जांपल अब फिट करें, इसको इसमें हम फिट करते हैं कि ए कौन सा एग्जांपल है। ये देखो ए पे फोकस कर लें, ए के साथ क्या क्या है, 2 R ग्रुप हैं और एक H, और मतलब ये भी R ग्रुप है। इसको मैं थोड़ा सा, अब ये रफ होगा, इसको फोकस करें, एक R ग्रुप 2 R ग्रुप और एक H और एक R, यानी 3 R है एक H है, 3 R एक H। ये देख लें 2 R ग्रुप एक H और एक R, 3 R और एक H, ये तो ये होगा ए नंबर। अच्छा इसके बाद इस पर 2 R ग्रुप एक 2 H और 2 R ग्रुप। अब ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। अगर मैं इसको ए का नाम दे दूं, जैसे मैंने ऊपर लिखा ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी। यस, ए की एनर्जी कम है बी से, क्योंकि बी अनस्टेबल है। तो इस तरफ आगे बढ़ते जाएं, इसमें आप मज़ीद भी करो, कोशिश करते जाएं। अब ये सी जो है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये भी आगे भी जाएगा। ये किस तरह देख लो, 2 R ग्रुप हैं, सॉरी 2 H ग्रुप हैं, एक H 2 H और तीसरा भी H है, एक R है, 2 H एक R ग्रुप है, ये वाला है C, ये मौजूद है। अब C चूँकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ये पूरा हाइड्रोजनेशन की जो खुलासा है वो यही है। बस इस ट्रेंड को अगर आपको याद होना चाहिए, जितना सब्स्टिट्यूशन इसमें ज़्यादा होगी उतने स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको कम देगा। और ये चूँकि सबसे अनस्टेबल है इथाइलिन, तो ये सबसे ज़्यादा आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा। सिस ट्रांस में भी हम इस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिस ट्रांस की एग्ज़ाम्पल इधर दे दूँ, ये रफ, लेट सपोज ये एक सिस है और ये एक ट्रांस, ये सिस है और ये, सॉरी ऊपर ट्रांस और ये नीचे सिस है, ये ट्रांस और ये सिस है। तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहता है तो वो आपको जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा वो कम देगा, ये लेस इसकी होगी, और इसकी ये मोर होगी क्योंकि अनस्टेबल है, सॉरी नेगेटिव मोर, यानी इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये ज़्यादा होगी सॉरी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस की ज़्यादा होगी क्योंकि वो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल होते हैं वो ज़्यादा देता है। ये बात इसके अंदर क्लियर हो गई। तो पूरे रिएक्शन को आप बस एक ही ट्रिक से इससे समझ सकते हैं, बस इस पे फोकस कर ले। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आती है तो बस ये पूरा समराइज़ हो गया। हाँ, पहले जो बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दी। बाकी इस रिएक्शन, एक रिएक्शन को देखना, इसकी किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, को कम, वो आपको बजाय इस पर टाइम वेस्ट करें तो एक ऑर्डर को फॉलो कर लें, दोनों R ग्रुप, फिर एक R ग्रुप H के साथ, फिर दूसरे H को ख़त्म कर ले, फिर 2 H आ जाएंगे, फिर ट्रांसिस की बात आ जाती है, फिर 2 H हो गए, एक H इधर आ जाएगा, फिर सारे H लगा दो, तीसरा ये ट्रेंड लगाते जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बता दी कि सबसे ज़्यादा
स्टेबल है। एक और ऑर्डर मैंने पढ़ाया था, आई थिंक मैंने पढ़ाया था कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में, तो वो इसका थोड़ा सा रिवर्स है। उसको अपन इसके साथ मिक्स नहीं करना है। कैसे देखें, ये तो पहले गौर से देख लें। वो बात मैं उधर उस वक्त मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि मैंने ये नहीं पढ़ाया था। अब दोनों को करते हैं, उधर मैं पढ़ा चुका हूँ, इधर मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें बात करते हैं। अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, ये ऑर्डर है कि इनमें से सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन जल्दी कौन बनाएगा, तो आप इजीली मुझे बता सकते हो। तो सोच ले, इनमें इजीली कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा। तो इजीली कार्बोकेटाइन तो सबसे इजीली ये बनाएगा, इसलिए कि अगर इससे कार्बोकेटाइन बन गया है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है, वो इसको स्टेबलाइज करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर इससे मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया, हालांकि एल्कीन से कार्बोकेटाइन बनता भी नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो उधर जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताई थी, वो मैंने उसके बेस पे बताई थी कार्बोकेटाइन की फार्मेशन पे। तो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन ये बनाएगा, फिर ये थोड़ा सा कम, फिर ये और कम, फिर ये और कम, फिर ये बिल्कुल नहीं बना था। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन फार्मेशन सबसे ज़्यादा ये ही देता है। हालांकि ये स्टेबल है, लेकिन कार्बोकेटाइन तो जल्दी बना, कार्बोकेटाइन की फार्मेशन में ये जल्दी करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो वो ट्रेंड, इस ट्रेंड में आपने मिक्स नहीं करना है, वो अलग ट्रेंड है। कार्बोकेटाइन फार्मेशन के बारे में बात होती है, और ये हाइड्रोजनेशन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये सबसे ज़्यादा अल्कीन स्टेबल है। तो आई थिंक इसके बारे में मज़ीद इतना ही काफ़ी है। इसको आप गौर से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडम कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।